बस कुछ देर की खामोशी है, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर श्योर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अगर इन कुछ लाइंस की बात करें तो ये हम इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच काफी फिट बैठती है। कल, आज और आने वाले कल में हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे और क्यों होंगे, इसका स्टडी हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नमस्कार, मेरा नाम है उमंग सिन्हा और आप देख रहे हैं उमंग सिन्हा इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं हम। हजारों साल पहले एक इंद्रप्रस्थ नाम का गांव हुआ करता था, जहां की जनता इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट थी, काफी रिच लोग हुआ करते थे उस गाँव में। कैसे थे? आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, खुद से अपना धंधा करते थे, खुद से अपना व्यापार करते थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे और धनवान थे, प्रॉस्पेरस थे, रिच थे, ठीक है। तो उस गांव के सभी लोग, ऑलमोस्ट 85% मान के चलिए कि उस गांव में लोग खेती करते थे। उस गांव के लोग खेती करते थे। 15 से 20% के लोग आर्टिस्ट थे। कोई दिया बना रहा है, कोई मिट्टी का मूर्ति बना रहा है, कोई स्कल्पचर डिजाइन कर रहा है, तो कोई पेंटर है तो वो पेंट बना रहा है, कोई आपका जूट से कुछ एक नया एक डिजाइन क्रिएट करके विदेशों में बेच रहे हैं, यूरोप में बेचते थे, ठीक है। क्या था कहानी? हजारों साल पहले एक हमारा गांव था, इंद्रप्रस्थ नाम था गांव का। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अब कैसा था कि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो पब्लिक थी, कैसी थी? इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी एंड प्रॉस्पेरस थी। वहाँ के लोगों का काम क्या करते थे? लोग या तो खेती करते थे, या तो फिर कुछ आर्टिस्ट थे तो कुछ बनाते थे और बाहर विदेशों में बेचते थे। वो एक ही सिद्धांत को मानते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मतलब उतना ही धान उपजाते थे, उतना ही अनाज उपजाते थे वो, जितने में वो खुद भी खा ले, जितने में उनका परिवार खा ले, और जो उस गांव में आर्टिस्ट रहते थे वो उतना खा ले। इसके अलावा उनका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था, नहीं, बल्कि हमारा देश भारत था, ठीक है। और ये स्थिति थी अंग्रेजों के आने से पहले की, ठीक है। तो इस कहानी का समरी क्या था? पहला मैंने कहा कि एक गांव हुआ करता था जहां की जनता आजाद थी, स्वावलंबी थी और धनवान थी। मतलब हम इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट थे, देन प्रॉस्पेरस थे, पहला इंटरप्रिटेशन। सेकंड, सभी लोग खेती किया करते थे, मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज फार्मिंग। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट उसमें ही था, हाथ से या हाथ से बनी सजावट की चीजें बेचते थे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बूस्ट करता था, अच्छा चलता था। और सामान को कहाँ बेचते थे? मैंने ये भी कहा था कि वो विदेशों में अपने सामान को बेचते थे, तो दे सेल देयर प्रोडक्ट्स इन यूरोप। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या था? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। They produce that much only so that even they can eat, and the artist of the village can eat। एक टर्म यूज किया, प्री कॉलोनियल। तो कॉलोनियल क्या होता है पहले तो ये समझना काफी जरूरी है,
ठीक है। एक स्टेटमेंट है, एक कहावत है जहाँ कहते हैं ये मेरा इलाका है, यहाँ के पत्ते भी मेरे से पूछ के हिलते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा आपने एक सुना होगा, इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर का तो पूरा जंगल होता है, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल में कैसा होता है कि दो तरह के देश होते थे पहले, एक होती थी रूलिंग कंट्री या रूलर कंट्री, ठीक है, और दूसरा होता था कॉलोनी। मतलब इंडिया में अलग अलग कॉलोनी बना दिया कि अरे ये वेस्ट बंगाल का कॉलोनी है, ये झारखंड करके, मतलब स्टेट को ही कॉलोनी में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ये था जब अंग्रेज आए थे तब, अंग्रेजों ने किया था, कॉलोनी में डिवाइड कर दिया था। और कॉलोनी में डिवाइड क्यों किया था, इसके पीछे भी कुछ रीज़न थी, ठीक है। कॉलोनी में डिवाइड क्यों किया था, पहला चीज़ यही हमसे याद रखिएगा कि कॉलोनियल सिस्टम में रूलिंग पार्टी ही इकोनॉमी को गवर्न करती है। और इकोनॉमी से अगर मान लीजिए अगर मुझे कहीं बिहार से, तो मुझे बिहार से अगर पैसा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वहाँ के जो प्रॉस्पेरस लोग हैं, जो वहाँ के थोड़े रिच लोग हैं, जो वहाँ के आप कहेंगे थोड़े बाहुबली टाइप के लोग हैं, मैं उन्हें अपॉइंट करूँगा कि अब मुझे ला के दो। तो अंग्रेज खुद से तो कर नहीं सकते थे, उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के भारत के राजा थे उन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, अलग अलग कॉलोनी दे दी उनको, ये तुम्हारा इलाका, ये तुम्हारा इलाका है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करो और हमें दो, ठीक है। तो ये था कॉलोनियल सिस्टम। दूसरा टर्म आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, स्थिर अर्थव्यवस्था क्या होती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है, तरक्की हो रहा है देश का, नहीं हो रहा है, कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है। जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता ही नहीं, हो गया तो इतने स्लो पेस में हो रहा है कि मालूम नहीं पड़ रहा, या तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब 1757 जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत की स्थिति क्या थी, हम बहुत रिच हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट था, देन हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थे, हम उतना ही उपजाते थे जितना में हम एक फार्मर भी खा ले, आर्टिस्ट भी खा ले, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉलोनियल सिस्टम क्या होता है। अंग्रेजों ने कॉलोनीज में बांट दिया था कि स्टेट है उसको कॉलोनी बना दिया, वहाँ के राजा के अच्छा यहाँ का तुम देखो, यहाँ का इस कॉलोनी के तुम मालिक, इस कॉलोनी के तुम मालिक, ऐसे करके किया था, ठीक है। और हमने पढ़ा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब तक आगे हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय हमारी कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लैंड टेन्योर, कुछ टर्म्स हैं याद रखिएगा, लैंड टेन्योर सिस्टम, इसको हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम, ठीक है। वो अपने डायलॉग भी सुना होगा, यहाँ के हम जमींदार हैं, इस गांव में एक पत्ता भी मेरे से मर्जी के खिलाफ नहीं उड़ सकता, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम या फिर आपका लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता था कि किसान की ज़मीन, जो फार्मर्स होते थे, उनकी लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था इन नेम ऑफ लैंडलॉर्ड्स। अब लैंडलॉर्ड्स का काम क्या होता था, किसान से पैसा लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, ये था लैंडलॉर्ड्स का काम। यहाँ तक तो ठीक है, हम आज भी टैक्स भरते हैं भाई, हम आज भी अगर महीने का लाख रुपए कमाते हैं तो उसमें 20% 30% टैक्स देते हैं। बट उस टाइम पे क्या था, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम यू नीड टू, मान लीजिए अगर मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ तब भी मुझे 500 देना है, कोई लाख रुपए कमा रहा है तब भी उसे 500 रुपये ही देना है टैक्स, दिस वाज दैट। अब इसमें क्या होता था, हमारा किसान बेचारा डेट साइकिल में फंस जाता था, डेट ट्रैप में फंस जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का पहला पॉइंट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कि जमींदारी प्रथा था। जमींदारी प्रथा मतलब लैंड टेन्योर सिस्टम था, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर अर्निंग और इनकम यू नीड टू पे द टैक्स। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तब भी 5,000 दो, 10,000 कमा रहे हो तब भी 5,000 दो, 1,000 रुपये कमा रहे हो तब भी 5,000 रुपये दो। दूसरा क्या था, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। पहले हम लोग क्या करते थे जब अंग्रेज नहीं आए थे, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इतना ही उपजाते थे जितना मैं खुद भी खा लेती थी,
किसान की फैमिली और जो आर्टिस्ट होते थे वो भी खा लेते थे। पर अब क्या हो गया था, कमर्शियल हो गया था खेती। तो लोग रुई उपजाते थे, कॉटन उपजाते थे। फिर आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा 8th-9th में, कि नील की खेती करते थे। नील की खेती कराते थे, यहाँ से उपजाते थे, रॉ मटेरियल बना के लेके जाते थे ब्रिटेन में, अपना उसे एक फिनिश प्रोडक्ट बना करके वापस इधर ला के बेचते थे। ठीक है, तो नील की खेती में क्या होता था कि नील की खेती करने से जमीन फर्टिलिटी कम हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट था लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी प्रथा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम यू नीड टू पे द टैक्स। सेकंड हमारा जो अभी हमने पढ़ा दैट वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता था कि प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप क्यों प्रोड्यूस करेगा फार्मर, उसको अगर धान के लिए 10 रुपये मिल रहा है तो नील के लिए बोलते थे चलो 15 रुपये दिए, ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस कर देता। नील के साथ सबसे बड़ा चीज़ ये था ना, इंडिगो के साथ, कि एक बार वहाँ इंडिगो की खेती हो गई सिर्फ इंडिगो ही होगा, उसके फिर कुछ भी मतलब आपका क्या कहते हैं इसे, क्रॉप्स जो होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, एंड थर्ड था कि ब्रिटिशर्स उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करते थे और ब्रिटेन में उसे कन्वर्ट करके फिनिश गुड में बना के इंडिया में ही बेचते थे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है, सॉरी ये तीसरा पॉइंट पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लैंड का हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हेक्टेयर में मेजर करते हैं। तो 1 हेक्टेयर में किसी ने 10 किलो उपजाया तो 1 हेक्टेयर में किसी ने 12 kg उपजाया, किसका ज़्यादा हुआ, 12 kg का ज़्यादा हुआ। मतलब मान के चलिए अगर आपका घर है 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में कोई मशरूम की खेती कर रहा है, एक बंदा 1000 स्क्वायर फीट में 10 kg मशरूम उपजा रहा है, एक बंदा 1000 स्क्वायर फीट में 12 kg मशरूम उपजा रहा है। तो फर्टिलिटी किसकी ज़्यादा काउंट होगी, प्रोडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, नॉट फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, 12 kg वाले का। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, पहला पॉइंट लैक ऑफ, ठीक है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आता है, पहला है कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। ज़्यादा पानी वानी पटाने के लिए उस टाइम पाइप वाइप नहीं था, ले जाते थे उठा करके, बाल्टी बाल्टी डालते थे पानी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे, ऑक्स का मीन्स जो आपके बुल होते हैं उनका यूज़ करते थे वो लोग खेती वेती में, ऐसा मतलब ट्रेडिशनल वे में हम लोग खेती करते थे। कोई पैसे के लिए तो करते नहीं थे, खाली उपजाते थे और खाने के लिए करते थे हम लोग। लेकिन समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है इसमें कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, बैल से जोतते थे, 2 दिन का काम 4 दिन में होता था। ठीक है, आज के डेट में तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि धान में कीड़ा लगने से पहले आपको मालूम पड़ जाता है कि धान में कितने % धान में कीड़ा लगना स्टार्ट हुए, परसेंटेज आपको दिखता रहेगा, रिफ्लेक्ट होता रहेगा। मतलब इतना हम आजकल हाईटेक टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं। पानी चाहिए, पावर बैकअप, पावर नहीं है, पावर बैकअप कट हो चुका है, जनरेटर लगा दीजिए। तो ये सभी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी। और तीसरा पॉइंट है कि नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बेचारे किसान यूज ही नहीं करते, उनको लगता था फर्टिलाइजर डालेंगे खराब हो जाएगा। तो ये था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर के 3 पॉइंट्स। पहला है कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ज़्यादा पानी में पटाने के लिए नल वल था नहीं, पाइप था नहीं, बाल्टी बाल्टी डालते थे, याद रखिएगा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, आपको याद कराने के लिए वैसा बोल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रैक्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, बैलों से ही जोतते थे। और तीसरा पॉइंट है नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये किसके अंदर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर। और फोर्थ क्या है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। होता है कभी अचानक बहुत बारिश हो गई, कभी बारिश ही नहीं हुई, और टैक्स तो उनको देना ही रहता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालत था, तो ये आपको 4 पॉइंट्स बोलने होंगे। पहला हुआ लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी प्रथा था। दूसरा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ इट मींस एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया था। कैश क्रॉप उपजाने को कहा जाता था। नील विल को प्रोड्यूस करते थे, नील प्रोड्यूस करा के नील के लिए मतलब कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ज़्यादा रेट देते थे, जिससे किसान लोग वो उपजाते थे
और वो ले जाकर के यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके बेचते थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से बना करके यहाँ ब्रिटेन ले जाकर के उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते थे, और फिनिश गुड को इंडिया में ही चिपका देते थे या बेच देते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम है, काहे कम है? इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी प्रॉपर। ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी थोड़ा हमारा स्लो है, तो आज भी है, बट उस टाइम और भी ज़्यादा स्लो था, आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। और तीसरा है नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, ना मतलब का फर्टिलाइजर यूज़ करते थे। और इसके अंदर का फोर्थ पॉइंट जो है वो है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बहुत हुआ था, कभी बारिश हो गया, कभी अकाल पड़ गया, तो ये सभी रीज़न थे और ये सभी चीज़ें थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो चैनल को, बट डू शेयर द वीडियो to your colleagues, to your classmates, so that whosoever is in the need, they will get the right thing at the tip of their finger. Thank you.